नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग बार्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 21 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपका नाभिक अगर है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपनी कक्षा में नाभिक के चारों ओर जो बाहर कक्षा रहता है उसी में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो देखिए, अगर आपके पास 2 प्रोटॉन हैं और इसके बाद 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा आ जाता है द्रव्यमान संख्या के। तो यहाँ पर देखिए, 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रहेगा ये हमारा हीलियम का रहता है, तो 2He4 होता है ये। तो ये हमारा हीलियम का परमाणु होता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 जो है ये हमारा बता रहा है ये कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका द्रव्यमान संख्या 4 है, और द्रव्यमान संख्या में से अगर ये प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक हम लोग घटा दें तो ये हमारा आता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग जान गए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। देखिए, जो पॉजिट्रॉन है इसका खोज एंडरसन ने किया था। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंडरसन ने ही पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या थॉमसन ने किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, और चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन का खोज। अब देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन वही आ गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आपको भी पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या टॉमसन ने किया था। तो कहीं कहीं आप लोग टॉमसन या थॉमसन नाम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो देखिए, जो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं ये जो रहते हैं यह आपके नाभिक के भीतर रहते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है कि अपनी कक्षा में नाभिक के बाहर रहते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर करता तो वह नाभिक के बाहर हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेगा तो वह नाभिक के अंदर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। क्योंकि देखिए, जब टूटेगा तो यानी कि उसका विखंडन होगा, तो विखंडन से ऑप्शन बी मैच कर जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगर वही जुटता तो नाभिकीय संलयन हो जाता। सातवां क्वेश्चन है अब कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन है ऑप्शन में, नाभिकीय विखंडन है उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो परमाणु बम होता है यह आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, जो परमाणु बम होता है यह आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मगर यहाँ पर अगर कह दे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह हमारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वह आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आठवां क्वेश्चन आ गया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सा कण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ रहता है यह क्या करता है, तो आपको पता होगा
कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है वह अल्फा, बीटा और गामा इन सभी किरणों को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हमारा 9वां क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकल, जर्कोनियम, टंगस्टन। देखिए नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम आपका अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जर्कोनियम। 10वां क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो जो कोबाल्ट 60 रहता है यह विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह क्या करता है कि जो गामा किरण रहता है उसको उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 गामा किरणों को उत्सर्जित करता है जिसके कारण इसे चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पादन होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर रहते हैं उसमें नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग में उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ग्रह, जीवाश्म, शिशुओं, चट्टानें। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की अगर उम्र पता करना है आपको तो उसके लिए हम लोग जीवाश्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जीवाश्मों के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको 150 लाइक करना है, ये हमारा टारगेट है, तो आप लोग इसे 150 लाइक ज़रूर पहुँचाएँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि से, जैव तकनीक विधि से, जैव हो घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो देखिए जो पृथ्वी है अगर उसकी आयु का निर्धारण करना है तो उसके लिए हम लोग जैव तकनीक विधि का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैव तकनीक विधि। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है यह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसमें कई सारे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो उसी से क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यही नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। और ऐसे ही पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह भी आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर रहता है और उसमें भारी जल का जो सूत्र होता है रासायनिक वह D2O होता है, तो भारी जल D2O का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो मंदक के रूप में हम लोग भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, और कभी कभी भारी जल का सूत्र पूछ लेता है तो वह D2O हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे। तो जो कूलिज नलिका होती है उसका प्रयोग हम लोग जो एक्स किरणें होती हैं उसको उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए हम लोग कूलिज नलिका का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीविज़न होता है उसके दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण को यूज किया जाता है, जिसमें कि वह जो किरण यूज किया जाता है वह अवरक्त किरण रहता है, तो अवरक्त किरण का प्रयोग हम लोग टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा यूज करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई उच्च तापीय अधिचालक क्या हैं? शुद्ध विरल भूधातु, मिश्रित धातु, सिरेमिक ऑक्साइड, अकार्बनिक बहुलक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। तो सिरेमिक ऑक्साइड खोजी गई उच्च तापीय अतिचालकता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? एक्स किरण, प्रकाश, पराश्रव्य तरंगें, ऊष्मीय विकिरण। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं वह आपका है पराश्रव्य तरंगें, या आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, जबकि एक्स किरण
प्रकाश और ऊष्मीय विकिरण ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो देखिए, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह नोबेल पुरस्कार उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। और आपको पता होगा कि जो आइंस्टीन है, इनको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इनको कब नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था, यही आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं जो कि बार्क के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब सारे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, तो अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है वो लोग इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्यों डिसलाइक किया है। और इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखें, इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 150 लाइक इसे ज़रूर कर दें 24 घंटे के अंदर। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।